Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. In today's lecture, we are going to start chapter number 4, the transportation problem. So far, we have discussed 3 chapters of operations research in which we have discussed different topics, different problems. And now we are moving towards another chapter that is basically our the transportation problems. Starting with an introduction, the transportation problems. The transportation problem is a special kind of linear programming problem in which goods are transformed from the set of sources to the set of destinations, subject to supply and demand of sources and destination respectively, such that the total cost of transportation is to be minimized. The objective of the problems is to transport a commodity, single product, from more than one center called origins or sources or supply or capacity centers to more than one place called destinations or demand or requirement centers, and the cost of transportation from each of the origins to each of the destination being different and known. It is further assumed that number 1, the availability as well as requirement of the various centers are finite and contains the limited resources. Number 2, the cost of transportation is linear. The mathematical formulation, for example, the transportation problems जो है बेसिकली हम कहाँ और किस तरह से यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी कंपनीज हैं जो अपनी गुड्स बनाती हैं और गुड्स बनाने के बाद उनको गुड्स या जो भी अशिया वो बनाती हैं उनको एक जगह से डिफरेंट प्लेसेस पे वो सप्लाई करनी होती है. बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से मुराद यही है कि वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो मिनिमाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है जिसके डिफरेंट प्लेसेस पे वेयर हाउसेज हैं. वेयर हाउसेज से मुराद है कि वो कंपनियां अपनी जो अशिया हैं वो डिफरेंट जगह पे स्टॉक करती हैं, फिर वहाँ से जो मार्केट से डिमांड आती है जिस तरह से फिर वो वहाँ से सप्लाई की जाती है. तो इस केसेस में हमें जो रिक्वायरमेंट है वो भी पता है और जो सप्लाई का भी पता है कि कितनी सप्लाई होनी है और डिमांड का भी पता है. इन चीज़ों को लाइट में या इन चीज़ों की लाइट में हम लोग जो मॉडल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे या मॉडल्स बनाएंगे भी, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स या ट्रांसपोर्टेशन या कुछ एग्जांपल्स पे हमें मिले हुए होंगे. कुछ अगर हम चाहते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स बना सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं और इनको फिर सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो सीखेंगे किस किस तरह से हम लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो मैथमेटिकल मॉडल फार्मूलेशन है. मैथमेटिकल मॉडल्स किस तरह से फॉर्म होंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले सपोज देयर आर m सोर्सेज एंड n डेस्टिनेशंस. तो अगर हमारे पास m सोर्सेज हैं यानी कि जहाँ से हम लोगों ने जो चीज़ें हैं, जो कमोडिटी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स हैं, कुछ भी है, कोई कंपनी है उसके लिए आप एनालाइज कर रहे हैं. सपोज m सोर्सेज हैं और n डेस्टिनेशन है. सोर्स से मुराद है कि जहाँ से हम लोगों ने चीज़ें उठानी है और डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे पहुँचानी है. लेट ai बी द नंबर ऑफ सप्लाई यूनिट्स अवेलेबल एट सोर्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोर्स पे एक से ज़्यादा अशिया हैं ai यानी कि a1 a2 a3 सप्लाई यूनिट्स हैं जो हम लोगों ने सप्लाई करने हैं. एंड लेट bj बी द नंबर ऑफ डिमांड्स यूनिट रिक्वायर्ड एट द डेस्टिनेशन. और ai जो है वो हमारे सोर्सेज हैं और bj जो है वो हमारे वहाँ पे डिमांड है. फॉर एग्जांपल एक यूनिट पे हमारे पास 10 चीज़ें पड़ी हैं तो बी आई पे हमें कुछ किसी की 2 रिक्वायर्ड होंगी, कोई चीज़ें 3 रिक्वायर्ड होंगी, कोई 4 होंगी. इस तरह से जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस इसी तरह से. लेट सी आई जे रिप्रेजेंट द कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन. सी आई जे जो है यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. वन यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन जे इफ एक्स आई जे ग्रेटर देन ज़ीरो. तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी आपकी डेस्टिनेशन पे सोर्सेज. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि
वो माइनस होगा, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होगा। इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स, यानी कि एक्स आई जे जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेड यूनिट है, सोर्स आई टू डेस्टिनेशन जे, देन द इक्विवेलेंट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल विल बी, इसका जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनेगा वो किस तरह से होगा, वो देखते हैं कि इसका जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है वो हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है determine the non-negative values of xij satisfying both availability constraints. For example, summation j is equal to 1 to n xij is equal to aij for I is equal to 1 to m, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स होंगे और इक्वल टू ए होंगे। यहाँ पे जो मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो इक्वालिटी होंगी, जबकि हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग पहले हम लोगों ने डिस्कस किए हैं 3 चैप्टर्स में, हम लोगों ने काफ़ी सारी लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से डिस्कस किया, ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग लेकिन उसका स्पेशल केस है। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो इक्वालिटी टाइप होंगे, वो इसलिए इक्वालिटी टाइप होंगे कि आपको जो सोर्सेज हैं वो भी पता है, डेस्टिनेशन भी पता है, और आपको सप्लाई कितना है वो भी पता है, और डिमांड कितनी है वो भी पता है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स है, यानी कि x11, x12, x13 इस तरह से ये डिफरेंट जो है वो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ i एंड j की जो वैल्यूज हैं n और m तक जितने आपके पास सोर्सेज हैं तो ये उसके बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये तो नोन होगा कि कितना आपने सप्लाई करना है या कितनी, ये भी डिमांड थी हमने डिस्कस किया, ये आई आपकी सप्लाई है और ये x1 x2 आपके यूनिट्स हैं कि कितने यूनिट जो है वो सप्लाई होंगे या किसके कितने यूनिट जो है वो डिमांड होगी यहाँ पे। आई होप कि आपको ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे समझ में आ गई होगी। लास्ट में जितने भी हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम किए हैं उनमें जो कंस्ट्रेंट्स थे वो या तो लेस थे या ग्रेटर देन या कहीं पे कुछ इक्वालिटी भी थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो हमेशा इक्वल साइन के होंगे। एंड मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो उसको मिनिमाइज करना है, और वो किस तरह से होगी, इट्स रियली सिंपल, z इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to m एंड j इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे हम लोग एक्स आई जे जो हमारे यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड हैं और सी आई जे कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट है वो है। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल वैसा ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, C11 फॉर एग्जांपल x11 प्लस C12, इस तरह से इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको डबल समेशन आप एक्सपांड करेंगे तो आपको एक सिस्टम जो है वो एक्सपांड होकर मिल जाएगा। एडिशन में it is also assumed that the total availability sum of AI satisfy the total requirements, यानी कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, यानी कि जो सप्लाई और डिमांड जो है वो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं सेटिस्फाई ये होगा कि जो आपकी सप्लाई है वो इक्वल टू डिमांड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा, नहीं, दोनों जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। तो दैट इज समीशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू बी जे, यानी कि जितनी भी आपकी एज्यूम दैट टोटल अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबिलिटी आपके पास है वो रिक्वायरमेंट यानी कि सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर होनी चाहिए, दैट इज नोन एज बैलेंस प्रॉब्लम। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग बैलेंस प्रॉब्लम तब कहते हैं जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो। हाँ, आगे जाके हम लोग कुछ ऐसे केस भी डिस्कस करेंगे जिसमें सप्लाई और डिमांड बैलेंस नहीं होगी, तो फिर हम बाय यूजिंग एडिंग सम बोगस एलिमेंट्स हम उनको बैलेंस करेंगे। आगे ये इस तरह के भी हमारे पास बहुत से जो लीनियर प्रोग्रामिंग के फिजिकल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करना पड़ते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इसमें इस तरह के आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी कि ये तरह के प्रॉब्लम्स भी होने चाहिए। तो वैसे भी इसमें सेटिंग्स हैं, आगे जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे होंगे। द अबोव ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टेबल्स एज, दो टेबल्स आपको यहाँ पे मिले हुए होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी डेस्टिनेशंस हैं, ये D1 D2 D3 अप टू D, ये आपकी डेस्टिनेशंस हैं, और ये आपके सोर्सेज हैं यानी कि S1 S2 S3, और ये आपकी सप्लाई है। ये जो टेबल है बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन का टेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक वेयर हाउस है, ये दूसरा वेयर हाउस है, ये तीसरा वेयर हाउस है, यहाँ पे कुछ आपके पास कमोडिटी है, और यहाँ से इसको अगर हम ट्रैवल कराते हैं तो इसको यहाँ से
इस सप्लाई तक ले जाने के लिए कॉस्ट जो है वो ये बनती है, इसकी कॉस्ट ये है पर यूनिट, इसकी सप्लाई कॉस्ट पर यूनिट ये बनती है। ये चीज़ें हमें पहले नोन होंगी, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जो कॉस्ट पर यूनिट है वो नोन होगी। तो ये टेबल आपने बिल्कुल अपने जहन में जहन नशीन कर लेंगे। टेबल इस तरह से होगा, यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पे आपके सोर्सेज हैं, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे उसकी सप्लाईज हैं, और ये जो डाउन वाला कॉलम है ये आपकी डिमांड्स है। तो आई होप कि ये बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट हमें मिल जाता है, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फीजिबल सॉल्यूशन टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दैट नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों ही कंडीशंस हैं ये कि इसकी जो सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर हो। यानी जब भी आप कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करें या मॉडल बनाएं तो उसको सॉल्व करने से पहले आप उसकी जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो वेरीफाई करेंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल, इन सब का सम बराबर होना चाहिए इन सब के सम के, यानी कि सप्लाई और डिमांड का सम आपस में बराबर होना चाहिए ऑलवेज। अगर ऐसा है तो आपका जो प्रॉब्लम है उसके ये सोल्यूशन है या बैलेंस प्रॉब्लम है। A feasible solution to a transportation problem is a set of non-negative xij that satisfy the row and column restrictions। यानी कि ये जो xij की जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी जब हम ओरिजिनल टेबल में पुट करेंगे तो ये इन सारे कॉलम्स जो हैं आपके ये रोज, और ये यानी यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट x1 x2 x3 की वैल्यूज रखेंगे तो इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, इन रोज और कॉलम को सेटिस्फाई करेगा, ये ऑब्वियस है। A feasible solution is called basic feasible solution। ये टर्म याद कर लें, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। वहाँ पे हम लोग इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन की डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इस पॉइंट को नोट कर लें। व्हाट इज बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन? इफ इट कंटेन्स नॉट मोर देन m+1 माइनस n नॉन नेगेटिव एलोकेशंस, यानी कि m आपके पास जो है वो where m is the number of rows and n is the number of columns of the transportation problem, यानी m+n-1 नॉन नेगेटिव एलोकेशंस। अब ये एलोकेशंस क्या है? एलोकेशंस बेसिकली जब हम आगे प्रॉब्लम में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एलोकेशन क्या है बेसिकली। ये मैं दोबारा से एक दफा रीड कर देता हूँ। अ फीजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, यानी कि जो फीजिबल सॉल्यूशन है वो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब feasible solution is called basic feasible solution. In short, we can say that BFS, basic feasible solution, if it contains not more than m+m-1 non-negative allocations, where m is the number of rows and n is the number of columns of the transportation problem। यानी अगर आप उसके रोज और कॉलम को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें तो जो allocations हैं, बेसिकली allocation से मुराद ये है कि यहाँ पर जो हम लोग x11 को यहाँ पे कोई कॉस्ट कोएफिशिएंट देंगे, ये एलोकेशन है बेसिकली। मैं आगे आपको प्रॉब्लम में दिखाता हूँ कि एलोकेशंस क्या है बेसिकली, वो आगे प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये पॉइंट याद कर लें, अ फीजिबल सोल्यूशन नॉट नेसेसरी बेसिक। फीजिबल सोल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि एक फीजिबल सोल्यूशन हमेशा बेसिक सोल्यूशन हो, ज़रूरी नहीं है। बेसिक सोल्यूशन होने के लिए, यानी कि बेसिक फीजिबल सोल्यूशन बनने के लिए m+n-1 से ज़्यादा allocations नहीं होनी चाहिए। is said to be optimal if it minimize या maximize the transportation profit। A feasible solution is said to be optimal if it minimize the transportation cost या profit। maximize या minimize दोनों में से एक। नंबर 4 पे हमारे पास है a basic feasible solution that contains less than m+1 minus n non-negative allocation is called degenerated basic feasible। अगर m+n-1 का रिजल्ट लेस देन आ जाए तो डीजनरेटेड बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन होता है। आगे हम डीजनरेसी रिमूव करना भी सीखेंगे इसमें। अब बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन टू m×n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम is said to be non-degenerated basic feasible solution if it contains exactly m+n-1 non-negative allocations in independent position। अब independent positions क्या हैं, ये भी आगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोग इंडिपेंडेंट पोजीशंस, ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ पे उन पे लूप ना बन सके।
अब ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो इंडिपेंडेंट पोजीशंस को भी डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट पोजीशंस जो है वो क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक नोट हमें मिल जाता है, द एलोकेशंस आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट पोजीशन इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ क्लोज पैथ। तो ये देखें, ये अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग वापस आ जाते हैं, तो ये लूप बन जाती है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो ये पोजीशन जो है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंडिपेंडेंट पोजीशन से मुराद ये है कि आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे लूप ना बन सके, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से इधर आए, ऐसे आए, इधर वापस चले गए। नो, यू कांट डू दैट। हाँ, अगर यहाँ से ऐसे होता, यहाँ पे आप आते, यहाँ से वापस आते, यहाँ से आते, यहाँ पे कोई एलिमेंट होता, फिर ऐसे वापस चले जाते, तो ये ठीक है, समझ में आता है कि लूप बन गया है। लेकिन आप इस तरह से मूव करें, स्मूथली मूव कर जाएं, तो लूप बन जाता है। अगर लूप बन जाएगा तो नॉट इंडिपेंडेंट पोजीशन है, अगर लूप नहीं बनता तो इंडिपेंडेंट पोजीशन है। तो सबसे पहला मेथड फॉर फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, बेसिक फीजे ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बेसिक फीजिबल इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन की बात हो रही है। ऑप्टिमल सोल्यूशन आगे जाके डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग उसका बेसिक फीजिबल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में हमें सबसे पहले इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। मेथड ऑफ फाइंडिंग एन ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। फाइंड एन इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय मेकिंग सक्सेसिव इंप्रूवमेंट्स टू इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। फीजिबल सोल्यूशन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेसिक सोल्यूशन में, कभी कभी सेम भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती है बेसिक फीजिबल सोल्यूशन में, तो वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाता है। तो इस लेक्चर में तो हम लोग सिर्फ इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन की बात करेंगे। वी एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। In all of the methods, it is assumed that at a beginning that the transportation table for xj is blank, that is initially all xij is equal to 0। जितने भी आपके xij हैं वो क्या है, 0 है। जहाँ पे आपका टेबल ब्लैंक होगा वहाँ पे xij आपके क्या होंगे, 0 होंगे। मेथड्स फॉर फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, तीन मेथड से डिस्कस करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमा मेथड नेक्स्ट लेक्चर में। वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये फिर हम लोग थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को डिस्कस करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मेथड, जब भी आप किसी भी दीवार के साथ खड़े हो जाएं या किसी बोर्ड के साथ खड़े हो जाएं, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, सबसे पहले तो आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर फाइंड करना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला है, तो ये वाला कॉलम मेरे ख्याल में मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा। भले आप किसी भी प्लेस पे खड़े होके एक इस तरह से एक जो है वो स्क्वायर बना लें, उसमें कुछ और स्मॉलर स्क्वायर्स बना लें, 2 3 4 5 जितने भी आप चाहें, तो उसका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो फाइंड करना है आपने। उस जो आपने स्क्वायर बनाया है, बॉक्स बनाया है, उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है वो आप फाइंड करें। तो ऑब्वियसली आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये होगा, फिर 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 ये होगा। इस यानी कि अगर ये वाला कॉर्नर फिल्ड है तो फिर ये नॉर्थ होगा, अगर ये फील्ड है तो फिर ये होगा। तो वन बाय वन हम मूव करते जाएंगे, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम में। फाइंड द मिनिमम ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द करंट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ऑफ द। सबसे पहले तो आपने जो है मिनिमम सप्लाई एंड डिमांड फाइंड करनी है, या सप्लाई में से और डिमांड में से मिनिमम फाइंड करना है, सप्लाई और डिमांड with respect to the current northwest corner cell of the cost matrix, and delete row or column having zero supply or demand। जिसमें zero supply demand होगा उसमें से आपने उसको delete कर देना है। स्टेप नंबर 2 में repeat step number 1 till all cells consumes and finally
find initial basic feasible solution Z by multiplying occupied basic cell with its unit cost and add all these multiplications। दो स्टेप है, बहुत सिंपल सा मेथड है ये। तो सबसे पहला काम है, हमें एक टेबल मिला हुआ है, ये सप्लाई और डिमांड हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ये चीज़ें या तो आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से जाके फील्ड में अगर कोई कंपनी है जो सप्लाई कर रही है या कोई बंदा सप्लायर है, कोई गुड सप्लाई करता है डिफरेंट सोर्सेज, तो आप उनसे मिल के ये पूछ सकते हैं कि जी इस सोर्स वन से और सप्लाई वन जो है वो यहाँ तक, अगर मैं सोर्स वन से सप्लाई वन ये शिफ्ट करता हूँ तो इस पे एक यूनिट पे, ये समझें कि ये आपके कॉस्ट हैं, ये वाले जो C1 C2 ये सारे आपके कॉस्ट हैं। समझ लेंगे पर यूनिट कॉस्ट है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट है। सप्लाई अगर करते हैं तो टोटल सप्लाई कितनी कर सकते हैं आप इस रो में से 300 जो है वो आप, ये आपको कॉस्ट कोफिशिएंट्स मिले हुए हैं और मैक्सिमम सप्लाई इस रो में से 300 होगी, यानी कि ये आपके सोर्सेज हैं, ये आपकी सप्लाई है, यानी कि इस रो में से सप्लाई वन जो रो है वन, समझ लें कि यहाँ से सप्लाई वन में से आप मैक्सिमम 300 सप्लाई कर सकते हैं। और इस जो आपका सप्लाई यूनिट है यहाँ से जो आपकी डिमांड है वो मैक्सिमम 250 है और यहाँ से 350 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 200 है। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम होता है, जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस है तो इसमें सलूशन होगा, अदरवाइज ये बैलेंस अगर नहीं है तो इसमें सलूशन नहीं होगा। शुरू में हमने पढ़ा था कि ऑप्टिमैलिटी इसकी जो कंडीशन है या इसका जो सलूशन की एग्जिस्टेंस है वो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लें, 250 प्लस 350 कैलकुलेटर में यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इन दोनों को ऐड करके चेक कर लेते हैं। तो अगर तो ये प्रॉब्लम हमारा बैलेंस है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज जो है हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई मेथड नहीं पढ़ा कि जब आपके पास प्रॉब्लम में सॉल्यूशंस हैं वो नहीं होंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम 250 को ऐड कर लेते हैं, 250 प्लस 350, 350 को आप ऐड कर लें प्लस 400 कर लें। ये आप बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, सिंपल है, लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ। 200, तो जैसे ही आप करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू, ये रो आपने ऐड की तो 1200 आया, और आप अगर ये वाला कॉलम ऐड करेंगे तो ये भी 1200 होना चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 3 1200, तो ये और ये दोनों बैलेंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग इस पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ये ऑक्यूपाइड नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। ऑक्यूपाइड का मतलब है कि हम इसको असाइन कर देंगे। जैसे ये जो है यहाँ पे देखिए हमने इसको 250 वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है, तो ये असाइंड हो गया। ये था वो जो मैंने आपको कहा था असाइन। अब ये कैसे की है ये देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पहला कॉर्नर ये है, इसको फाइंड करेंगे, ये इस कार्बर पे खड़े होंगे। अब इसमें से सप्लाई और डिमांड दोनों में से देखेंगे मिनिमम कौन सा है। यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 250 है, तो जो मिनिमम है वो इसको असाइन कर देंगे। 250 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, तो डेफिनेटली 250 में से 250 गया तो यहाँ पे 0 बचा। यहाँ पे 300 टोटल सप्लाई थी, तो यहाँ पे इसमें से 300 में से हमने 250 दे दी, यहाँ पे डिमांड 250 थी, ये यहाँ पे पूरा हो गया, ये यूनिट यहाँ पे फिल हो गया। यानी कि ये आपका जो था वो डिमांड थी, ये आपकी डेस्टिनेशन थी। इस डेस्टिनेशन में से हम लोग मैक्सिमम कितनी सप्लाई दे सकते थे 250, और इस डेस्टिनेशन पे इस रो में टोटल सप्लाई कितनी थी 300। तो इस यहाँ से इस यूनिट में से जो वन सोर्स है इसमें से 250 हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी। तो ये कॉलम अब खत्म हुआ। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 250 यहाँ पे असाइन कर दिया तो ये 0 हो गया, क्योंकि 250 टोटल सप्लाई यहाँ पे जो थी आपकी वो 250 थी। टोटल जो डिमांड थी, सॉरी यहाँ पे आपकी डिमांड थी, यहाँ पे इस कॉलम की जो डिमांड थी वो यहाँ पे 250 थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 250 की 250 यहाँ पे दे दी, तो ऑब्वियसली अब इस कॉलम में कोई भी डिमांड
नहीं होगी, यानी कि टोटल डिमांड इनमें 250 थी, तो हमने यहाँ पे 250 इसको असाइन कर दिया और सप्लाई में से 250 माइनस कर देंगे, ऑब्वियसली बाकी 50 हमारे पास यूनिट जो है वो बच गया। ओके हो गया, पहला स्टेप आप कर चुके हैं। सिंस द मिनिमम ऑफ 250 and 300 is 250, so 50 still remains in supply, occupied cell is 11। अब ये C11 है आपका फर्स्ट सेल है, ये ऑक्युपाइड हो गया है। ये इसके कॉस्ट कोफिशिएंट है, ये समझें कि आपकी x1 की वैल्यू है, x11 की वैल्यू आ गई आपके पास। एंड वी नाउ डिलीट फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये कॉलम अब 0 हो गया, इसमें अब इससे ज्यादा सप्लाई पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा आप ना तो इसमें से कोई डिमांड, इसमें डिमांड है ही नहीं, तो आप इस कॉलम में कोई डिमांड नहीं है। अब इसको हम लोग 0 कर देंगे, या इसको आप वर्टिकल लाइन से इस कॉलम को ख़त्म कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉलम जो है बेसिकली हम लोग अब डिलीट कर रहे हैं, ये कॉलम पूरा हमारा डिलीट हो गया। या आप डिलीट ना करें, अगर आप चाहें तो आप सिंपली इसको जो है इस तरह से ब्लैक पेन के साथ या किसी पेन के साथ आप सिंपली मार्क कर दें, तो ये कॉलम आपका समझेंगे डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड थी वो 250 थी इस कॉलम की, तो वो आपकी 250 जो है हमने यहाँ से पूरी कर दी है। अब आगे इसमें और डिमांड नहीं आएगी। फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करने के लिए फिर हम लोग जो है दोबारा से नॉर्थ कॉर्नर जो है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा आपका, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है आपका। दोबारा से अब फिर से हम लोग मिनिमम फाइंड करेंगे, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 350 है, ऑब्वियसली ये मिनिमम है, तो 50 इसको असाइन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 50 इसको असाइन कर दिया है, और 50 में से 50 हम लोग माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 300 बच गया। अब ये रो 0 हो गई, तो इस रो को डिलीट कर दें आप। ये आप एक ही पेज पे कर सकते हैं, एक ही फिगर पे आप सारे यहाँ पे बढ़ा के कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत डिटेल के साथ है, आप एक ही पेज पे ये सारा काम जो है वो करते जाएं, कोई इशू नहीं है, ये वहीं पे हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये करना चाहूँ यहीं पे, तो अब नेक्स्ट जो है मैं क्या करता हूँ, इसी पे इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जो पेन की साइज़ है वो बड़ी है, समझे कि मैंने यहाँ पे 50 आपको असाइन कर दिया, और ये 50 यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे ये 350 में से गया, तो ये बाकी क्या बचा आपका 300 यहाँ पे बच जाएगा। मैं PDF पे काम कर रहा हूँ, इसलिए जो है वो यहाँ पे मार्कर इसके आप में यूज़ नहीं कर सकता। तो 300 तो आप चाहें तो एक ही पेज पे ये कर सकते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे 300 बच गया। तो ऑब्वियसली ये रो हमारी ख़त्म हो गई। अब जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा, ऑब्वियसली ये रो डिलीट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अब जो कॉर्नर हमारा बनेगा वो ये बनेगा। तो अब फिर हम इस कॉलम इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ने के बाद अब देखें यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 300, ऑब्वियसली ये कम है, तो अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बाकी आपके पास 100 बच जाएगा, और यहाँ पे 300 आप 6 को असाइन कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। तो ये आपने एलोकेट कर दिया। एलोकेट करने के बाद ये वाला कॉलम जो है वो आप डिलीट कर देंगे, बाकी आपके पास ये कॉलम बचा। इसी तरह से फिर से आप ये प्रोसेस करेंगे, और मिनिमम इन दोनों में से यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 400 है, तो ये मिनिमम है, तो आपने यहाँ पे मिनिमम फाइंड करना है, यहाँ पे इसको असाइन कर दें, तो ये वाला कॉलम आपका 0 हो जाएगा। अब आपके पास लास्ट में जो बचा, ये थ्योरी यहाँ पे लिखी है, आप खुद देखिएगा। लास्ट में आपके पास यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, तो यहाँ पे आपने जब जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखें यहाँ पे 300 इसको असाइन कर देंगे, तो यहाँ से 200 बच गया, और ये वाला जो कॉलम है आपका अब ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 300 में से 500 में से 200 चले गए, तो बाकी आपके पास क्या बचे, यहाँ पे आपके पास 300 यहाँ पे बच जाएंगे, तो ऑक्युपाइड हो गया। अब लास्ट इन दोनों में से जो मिनिमम है वो कौन सा होगा, वो ये होगा, ये इसको असाइन कर दें, और ऑब्वियसली यहाँ पे 0 0 जो है वो आपका सॉरी यहाँ पे 300 होगा, 200 नहीं है, ये मिस्टेक है, इसको सेट कर दीजिएगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये यहाँ पे 200 है, 300 नहीं है, इसको डिलीट कर दें यहाँ से। ये यहाँ पे 300 आएगा, तो बाकी 200 बचेगा। अब इन द एंड अगर आपका प्रॉब्लम बैलेंस है, तो यहाँ पे 300 करेंगे तो बाकी 200 बचेगा,
और जब आप इसको 200 असाइन करेंगे तो ये देखें दोनों के दोनों जो है वो आपके, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब जो है हम, ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। और अब अलोकेशंस आप चेक करें हमारे पास कितनी आई हैं। अब यहाँ पे आपके पास रोज कितनी थी, रोज हमारे पास थी 3 और कॉलम थे 4। और अलोकेशन अगर आप देखें तो ये वाली जो है वो एक अलोकेशन है। अगर आप इसको कंप्लीट टेबल अलग से बनाएंगे किसी पेज पे तो ये वाली जो है वो आपकी एक अलोकेशन हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 अलोकेशंस हो गई, ये 4 हो गई, ये 5वीं अलोकेशन है आपकी, और ये 6ठी अलोकेशन है। यानी कि इस प्रॉब्लम में हमने टोटल अलोकेशन की हैं 6। ठीक है, हमारे पास फार्मूला था m+1 - 1, अगर आपस में बराबर होंगी, अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं तो यहाँ पे हम लोगों ने वो फार्मूला डिस्कस किया था, तो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ उस फार्मूला के पास जहाँ पे हमने वो फार्मूला डिस्कस किया था। ये रहा, तो ये थी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे हमने वो फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जो प्रॉब्लम है, ये रहा, a feasible solution is called basic feasible solution या initial basic feasible solution या basic feasible solution। तो if it not contains more than 1 m+n, यानी कि इस प्रॉब्लम में जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, 4 और 3 7 -1, तो कितने बचे 6। तो अलोकेशन हमारी कितनी आई हैं, 6 ही अलोकेशन आई हैं। तो ये नॉन डिजेनरेटेड बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन है, कंटेंट्स एग्जैक्टली, ये देखें इसका मतलब है ये हमारा बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन बन गया है, या इसको हम इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ अलोकेशन जो है वो हमारी सेम आ गई हैं। आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया। अब जो हमारा कॉस्ट कोफिशिएंट है वो किस तरह से लेने हैं हम लोगों ने, तो वो हम लेंगे C1x1, जहाँ जहाँ पे हमारी अलोकेशंस आई हैं जिस पोजीशंस पे। तो अगर आप गौर करें तो फर्स्ट जो थी हमारी वो ये थी C11 और x1। दूसरी एलोकेशन यहाँ पे आई थी C12 x12। इसी तरह से तीसरी एलोकेशन शायद हमारी यहाँ पे आई थी इस जगह पे C2 x2। तो जहाँ जहाँ पे एलोकेशन हैं उन सेल्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट में हमारी एलोकेशन आई थी 250 एंड 3, मल्टीप्लाई कर दें। दूसरी जगह हमारी आई थी C12 और C1 x12 पे, ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है। और फिर C23 पे थी, और यहाँ पे आपकी CX3 थी, और ये आपने सब के सब आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका बन गया इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन आपका बन गया, या इसको आप बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम है, इसको अब आप अप्लाई कीजिएगा खुद से। ये आपके पास प्रॉब्लम है, मैं वीडियो में इसको शो कर देता हूँ। और इन द लास्ट जो है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आपने अप्लाई करना है, और ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का सा शो करा रहा हूँ ताकि आप जो है जब प्रैक्टिस करें तो इसको आपकी अगर कहीं पे गलतियाँ हो तो आप देख सकें यहाँ से। और ये देखें आप, ये देख लें, और इन द लास्ट आप सेम प्रोसीजर जो है वो आप अप्लाई करते जाएंगे, और इन द एंड हमारे पास जो है वो ये आपके पास जो है वो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और ये रहे आपके कॉस्ट कोफिशिएंट्स और आखिर में आपका सॉल्यूशन। तो ये था, एक और प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम भी बैलेंस है हमारे पास। तो ये था आज के लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और जो है हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को डिस्कस किया। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करें। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा सर सनाउल्लाह डराज साहब को, जिनके हैंड आउट्स जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ यहाँ पे, उसको उनको एक्नॉलेज करना।
बनता है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और ये नोट्स जो हैं वो लिखे हैं।